साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं फार्मूलों का मैथ में तांडव। जी हाँ, यहाँ पर हम सभी चैप्टर के क्लास 10th मैथ के सभी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं। निश्चित ही इन्हीं फार्मूलों से बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नेम नहीं लिखा है, लेकिन हाँ फार्मूले उसके कवर किए गए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है दो संख्याओं का गुणनफल। निश्चित ही यहाँ से एक आपका MCQ बनता है कि भाई दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, LCM गुणे HCF यानी कि लासा गुणे मासा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा के। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बनता है कि HCF दिया गया है 306 और 657 का 9 है, और यहीं पर हमें LCM ज्ञात करना है 306 और 657 का। तो इस प्रकार से पहली संख्या हो गई 306 और दूसरी संख्या हो गई 657, और ये दो संख्या हमें पता है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा लासा गुणे मासा। मासा की जगह मासा का मान रख देंगे हम लोग 9 और LCM निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से इस फार्मूले का यूज किया जाता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणे मासा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बहुपद पाठ से है, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या होता है? तो मूलों का योगफल, जिसे हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, दो मूल, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान ए। यानी हमें जो भी द्विघात समीकरण दिया जाए, जैसे 3x² + 2x + 5, इसमें पूछा जाए कि इसके मूलों का योगफल ज्ञात करो, तो इसकी द्विघात समीकरण से तुलना कर लेना है ax² + bx + c से। तो यहाँ से हमें x² का गुणांक a कहलाएगा, तो a का मान मिल जाएगा 3, और x का गुणांक b कहलाएगा, तो यहाँ पर हमें b का मान मिल जाएगा 2, और बचा हमारा जिसमें c, यहाँ पर जिसमें x नहीं है वो हमारा c हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से a b c निकाल लेते हैं। उसके बाद मूलों का योगफल का फार्मूला लगा देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान ए, और इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, यानी दो अगर मूल हैं तो इनका गुणनफल बराबर होता है c अपान ए। तो ये भी आपको याद रखना है, द्विघात समीकरण के लिए अप्लाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा कि जो द्विघात समीकरण, जैसे यही हम ले लेते हैं 3x² + 2x + 5, और कहा जाए इसका गुणनखंड बनाओ। क्या बनाओ भाई? गुणनखंड बनाओ। तो सिंपली हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो अगर यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 5 × 15, यानी गुणा करो तो 15 आवे और जोड़ने पर 2 आ जाए। तो जब गुणनखंड नहीं बनता तो वहाँ पर हम लोग श्रीधरा 4 अप्लाई करते हैं, और ये श्रीधरा 4 का सूत्र है x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से तो a b c मिल जाएगा, और इस फार्मूले में रख देंगे तो x के मान आ जाते हैं। एक बार यहाँ पर प्लस रख के सॉल्व करेंगे और लास्ट में ही एक बार माइनस लगा लेंगे, तो दो उत्तर बन जाएंगे। तो x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a फार्मूला होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग फार्मूला चलते हैं AP का समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी AP का एनुआ पद, AP का एनुआ पद का फार्मूला क्या होता है? तो भाई AP के जो एनुआ पद का फार्मूला होता है वो होता है AN बराबर A + n - 1 × d। AN बराबर क्या होता है? A + n - 1 × d। जैसे कोई सीरीज दे दिया जाए 1 2 3 4 5 करते, कहा जाए इसका 10वां पद बताओ, कौन सा 10वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगा ये बताओ। तो इनका मान हम लोग 10 मान लेंगे, 10वें नंबर का पूछा है तो। और A हमारा पहला वाला अंक होता है, A हमारा पहला पद होता है, तो ये A हो जाएगा। और D निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले को घटा दो, दूसरे वाले में से पहले को घटा दो, तो इनके बीच के अंतर को D कहते हैं। तो यहाँ से हमें D भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब हमें A मिल जाए, N मिल जाए और D मिल जाए, तो यहाँ से हम AN निकाल सकते हैं, यानी nवें पद का मान, कि भाई 10वें नंबर पे जो होगा उसका मान क्या होगा। इसी प्रकार से यदि सीरीज 2, 4, 6, 8 चल रहा हो तो इसमें 12वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगा वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसी पार्ट से फार्मूला हमारा है n पदों का योग, कि भाई ये 1 से 2 3 4 करते करते अगर 10 पद हैं, कितने पद हैं? 10 पद हैं लास्ट में, तो इन पदों का योग कितना आएगा? तो अब एक एक जोड़ने में टाइम लगेगा, तो इसलिए फार्मूला लगाते हैं n पदों का योग Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। तो n वही हमारा जितने पद हैं 10 पद हैं लास्ट में, और यहाँ पर a तो बता ही दिया पहला पद हो जाता है, और d दोनों का अंतर सार्वंतर बोलते हैं। तो इस प्रकार से n पदों का
योग यहाँ पर हो जाएगा एस एन बराबर एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर से यहाँ पर हम लोग करते हैं फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो भाई अगर कोई दो बिंदु हैं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इनके निर्देशांक दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर 2,3 है और यहाँ पर -2,1 है। अब कहा जाए ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी निकालो, तो इसको हम मान लेंगे x1 y1 और इस वाले को मान लेंगे x2 y2 और अब यहाँ पर लगा देंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो ये फार्मूला हो जाएगा d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी चैप्टर से नेक्स्ट यहाँ पर सवाल बनता है अंतः विभाजन बिंदु के लिए। तो इसका फार्मूला देखते हैं कि भाई ये दो बिंदु है और इनको कोई बिंदु बीच से अंतः विभाजित कर रहा है, तो उसके निर्देशांक हम लोग x, y मानेंगे। इसमें x1 y1 और इधर x2 y2 बिंदुओं में, लेकिन जो अंतः विभाजक बिंदु है उसको x, y मान लें, तो इसके बिंदु क्या होंगे, इसके बिंदु निकालने का यहाँ पर फार्मूला है। x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, x बराबर आप लिख लेंगे m1 प्लस m2, नीचे भी लिख देंगे m1 प्लस m2। अब क्योंकि x निकाल रहे हैं तो यहाँ ऊपर x ही रखना है, m1 के साथ में x2 रखना है, m2 के साथ में x1 रखना है। तो इस प्रकार से फार्मूला आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार से y में भी करेंगे, m1 प्लस m2, नीचे भी m1 प्लस m2 कर लेंगे, क्योंकि y निकालना है तो ऊपर y रखना है, m1 के साथ में y2 रखना है, m2 के साथ में y1 रखना है। तो इस प्रकार से ये अंतः विभाजक बिंदु के निर्देशांक भी मिल जाएंगे, x और y का मान यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ते हैं मध्य बिंदु का, एकदम बीचों बीच का बिंदु निकालो कि भाई ये रेखा है, इन दो बिंदु हैं यहाँ पर, इनके एकदम बीचों बीच का मध्य बिंदु निकालो। मान लो ये कोई वृत्त है, तो वृत्त के किनारे पे दो बिंदु हैं, तो बीचों बीच का मध्य बिंदु केंद्र हो जाएगा, तो हमें केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं। तो ये होते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें भी हम यही करेंगे, इधर x1 y1 मानेंगे, इधर हम x2 y2 मानेंगे और बीच वाले केंद्र के निर्देशांक को x, y मान लेंगे। तो यहाँ से x का फार्मूला आ जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2, क्योंकि बीचों बीच में है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। भाई x1 और x2 को जोड़ के आधा कर दीजिए तो x का मान मिल जाएगा, y निकालना है तो y1 प्लस y2 को जोड़ के आधा कर दीजिए, यानी 2 से भाग कर दीजिए तो y मिल जाएगा। तो इस प्रकार से मध्य बिंदु के फार्मूले क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं वृत्त पाठ से। तो यहाँ पर मैंने त्रिग्नोमेट्री को छोड़ा है क्योंकि उसके फार्मूले ज़्यादा है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे त्रिग्नोमेट्री के फार्मूले एक साथ कवर करेंगे। तो यहाँ पर अगला पढ़ते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। भाई जो ये वृत्त है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त की परिधि, परिधि ये किनारे किनारे का, जो अगर हम तार से कोई वृत्त बनाए हैं और उसको खोल दें, इसके तार को, इसके किनारे किनारे की जो लंबाई है इसको नापने की बात की जा रही, तो भाई इसको कहा जा रहा परिधि और इसकी माप होती है 2 पाई आर होता है। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है और क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड क्या होता है, जब किसी वृत्त में त्रिज्या खींची जाए, केंद्र से त्रिज्या खींच दिया तो दो त्रिज्याओं के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल ना त्रिज्यखंड कहलाता है। तो भाई दो त्रिज्या के बीच एक तो ये क्षेत्र घिरा है और दूसरा ये बाहर वाला भी क्षेत्र तो घिरा है, ये त्रिज्या और इसके बीच वृत्त में ये क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड आता है, तो दोनों फार्मूले पढ़ने होंगे हमें। तो यहाँ पर लघु या खाली हम त्रिज्यखंड ही बोला जाए तो हम उसे लघु ही समझते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 और क्योंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ क्षेत्रफल वृत्त का लगाया जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पूछे चाप की लंबाई, तो ये जो लंबाई है इसको बोलते हैं चाप की लंबाई। हमने पहले चाप बनाया, उसके बाद त्रिज्यखंड से मिला दिया, तो ये चाप की लंबाई का फार्मूला होता है थीटा बटे 360 और किनारे वाले को भी हमने परिधि बोला था ना पूरा, तो उसी को रखा जाएगा 2 पाई आर रखा जाएगा। इस प्रकार से फार्मूला आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर चाप की लंबाई के लिए लंबाई वाला यानी कि 2 पाई आर परिधि वाला ले लेना है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो जो अभी हमने त्रिज्यखंड बनाया था भाई, ये हमारा त्रिज्यखंड लघु वाला और ये दीर्घ वाला। तो दीर्घ वाला कैसे निकलेगा, अगर हमें पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता है, पूरे वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से हटा दें, पूरे वृत्त में से इतने को हटा दिया जाए, जैसे केक का कटा हुआ हिस्सा नहीं उसको हटा दिया जाए, तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। तो पहले हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, इसमें से त्रिज्यखंड वाला हटा देंगे, तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का रखना होगा। त्रिज्यखंड का क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा लघु त्रिज्यखंड का हो गया। तो वृत्त में से हटाना होगा, तो वही फार्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। या फिर हम
हम यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन करके दिखा सकते हैं। तो यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा और ये माइनस थीटा बटे 360 और ये पाई स्क्वायर यहाँ से भी बाहर हो गया। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेके भी आप याद कर सकते हैं। तो ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं वृत्तखंड। तो भाई अगर कोई वृत्त है और इसमें केंद्र को छोड़कर कहीं से भी तुम वृत्त के दो बिंदु को मिला दो तो ये हमारा कहलाता है जीवा। और जीवा जो है ना, जीवा ये वृत्त को दो भागों में डिवाइड कर दिया तो ये वाला भाग जो होगा ये हमारा वृत्तखंड और ऊपर वाला भी भाग हमारा वृत्तखंड, क्योंकि ये छोटा वाला भाग है लघु वृत्तखंड और ऊपर वाला कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कैसे निकाला भाई हमने, तो यहाँ पर केंद्र मान लिया और केंद्र से यहाँ पर ऐसे मिला दिया। तो अब ये वाला पूरा हमारा त्रिज्यखंड हो गया कि नहीं। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल उसमें से हटा देंगे ऊपर वाले त्रिभुज को, ऊपर वाले त्रिभुज को हटा दो तो भाई नीचे लघु वृत्तखंड का मिल जाएगा। तो आपको फार्मूला याद कर लेना है। तो पहले हमने थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर लिख दिया पूरे हमने त्रिज्यखंड का। अब उसमें से हटा देंगे त्रिभुज का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो साइन थीटा के रूप में, क्योंकि थीटा दिया जाएगा इस तरह के सवाल में, तो साइन थीटा के रूप में रखेंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे, वरना फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लंब डालेंगे, बड़ा सा काम करना पड़ जाएगा। तो इसलिए ये फार्मूला ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। या इसी को आप इसमें कॉमन लेके भी दिखा सकते हैं कि भाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है और 2 भी कॉमन लिया जा सकता है। तो फिर 2 कॉमन लेंगे तो भाई ये 180 बन जाएगा। तो इस प्रकार से फार्मूला ये वाला भी याद कर सकते हैं। इसके बाद दीर्घ वृत्तखंड का देखते हैं। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है भाई, अगर हमने जीवा खींचा तो ये ऊपर वाला, तो अगर हम पूरे वृत्त में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये नीचे का, नीचे क्या है भाई, नीचे लघु वृत्तखंड है, इसका क्षेत्रफल हटा दें तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और माइनस लगा देंगे और क्या घटाना है हमें, लघु वृत्तखंड का। तो लघु वृत्तखंड का यही फार्मूला रख देंगे, इसको घटा देंगे तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। या फिर हम इसमें कॉमन लेने के बाद ये वाला फार्मूला भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग करते हैं, नेक्स्ट हमारा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। तो घनाभ भाई, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ, घनाभ में क्या होता है, LBH होता है, यानी कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। और यहाँ पर घन घनाभ में अंतर यही है कि भाई घनाभ में जो दूरियां होती हैं बराबर नहीं होती, लेकिन घन में LBH बराबर होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, LB BH HL। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH, L गुणे B गुणे H। तो ये घनाभ का हो गया। घन की बात करें तो घन में क्या होता है, इसकी भुजाएं वर्ग से बनता है भाई, तो इसकी भुजाएं बराबर होता है, LBH तीनों हो जाते हैं बराबर, तो इसलिए इसकी हम लोग इसकी भुजा को मान लेते हैं ए। तो ये भी भुजा ए ही होगी, ये भी भुजा ए ही होगी, क्योंकि तीनों बराबर होंगे। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है, 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। और घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन भुजा का क्यूब हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी फार्मूला क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लंबवृत्तीय बेलन से बनेगा यहाँ पर, तो इसका फार्मूला। तो लंबवृत्तीय बेलन को देख लेते हैं। इस प्रकार से बेलन होगा और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई बेलन का आयतन बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठ बताओ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। तो ये हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो इस प्रकार से हम यहाँ फार्मूला पढ़ते हैं कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब इसकी अगर रंगाई की जाए तो कितना क्षेत्रफल लगेगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई RH। क्या हो जाएगा, 2 पाई RH हो जाएगा लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ। और जब संपूर्ण पृष्ठ आएगा तो इसमें ऊपर आधार और नीचे वाला जो आधार है इन दोनों को शामिल कर लिया जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 पाई R ब्रैकेट में हो जाएगा H प्लस R, 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। अब बात करते हैं शंकु का। तो तिरपाल की तरह हमारा शंकु होता है, ये बना दिया भाई एक शंकु हमने, और शंकु में ये इसकी त्रिज्या हो गई और ये इसकी ऊंचाई, और शंकु में ये वाली ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई L कहते हैं, तिर्यक ऊंचाई L। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL, पाई RL। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई RL। शंकु का अगर संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो इसमें नीचे का जो वृत्त बन रहा है उसको भी शामिल किया जाएगा। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा पाई R ब्रैकेट में हो जाएगा L प्लस R। और वही बात करें शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्या होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो यहाँ पर बेलन का आयतन भी इम्पोर्टेंट होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है भाई, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। बेलन का आयतन क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन का आयतन याद रखना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 यहाँ पर लग जाएगा, आपको ध्यान रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा शंकु का आयतन हो जाएगा। अब बात करते हैं गोले का, तो गोला और यहाँ पर आपको ध्यान देना वृत्त में अंतर क्या है। गोला 3D होता है, गोला क्या होता है 3D होता है, और वृत्त जो होता है वो समतल पे बनाया जाता है। तो फिर यहाँ पर तो देखने में एक ही जैसा लगेगा, पर आपको ध्यान देना है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर ही होता है। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ भी वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ गोले का भी सेम रहेगा, तो गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन देख लेते हैं, तो गोले का आयतन आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, और संपूर्ण पृष्ठ अभी हमने देख ही लिया 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सांख्यिकी पार्ट से माध्य निकालने के लिए कि माध्य क्या होता है। जैसे कुछ संख्या दी जाए 1 2 3 4 ऐसे, और पूछा जाए इनका माध्य बताओ, तो माध्य बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो सब पद को जोड़ लीजिए और बटे पद की संख्या, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा ऐसे कर दीजिए, तो पदों का योग बटे पदों की संख्या से माध्य निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि भाई इस तरह से 5 संख्याओं का माध्य, 5 संख्याओं का माध्य जो है वो दिया गया है, और इस संख्या को बोल देगा x, 5 संख्याओं का कुछ ना कुछ माध्य दे देगा, तो नीचे तो 5 रखेंगे और इस प्रकार से सबको जोड़ लेंगे, और इनका माध्य दे दिया जाएगा, जितना है उतना यहाँ रख देंगे। जैसे बोला 25 है, तो 5 संख्याओं का माध्य 25 है, तो माध्य की जगह 25 रख देंगे, बराबर पांचों संख्याओं को जोड़ देंगे। पांचों संख्या नहीं बताई जाएंगी, एक को x बता दिया जाएगा या कोई और लेटर बता दिया जाएगा, और नीचे तो हमें योग ही रखना है 1 2 3 4, और x को भी काउंट करके ही नीचे रखना है पद में। तो इस प्रकार से रख देंगे, और x का मान यहाँ से निकाला जा सकता है, 25 के साथ गुणा में जाएगा, इन सबको जोड़ेंगे, उसके बाद हम लोग माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर सवाल बनेगा, इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य मतलब समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो क्योंकि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के सवाल को ही कवर करेंगे और उसी के साथ उसके फार्मूले को रिवाइज करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अन्य जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपको मिल जाए। थैंक यू।